अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ही होती है या वो जिम्मेदारी डेवलपर की होती है या गवर्नमेंट की होती है? पानी हो, बिजली हो, हर चीज एवं को ही देखना पड़ता है। तो इसके एवज में आपको कुछ मिलता है? ये सिर्फ सेवा करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि सिंह है और प्रॉपर्टी चालीसा के इस अंक में मैं अपने एक बहुत खास मेहमान के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे भास्कर जी हैं, ये अपना परिचय आपको खुद देंगे कि ये कौन है और आज हम किस चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। भास्कर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम भास्कर मिश्रा है और मैं गौर सिटी 2 दिव्यांश फ्लोरा सोसाइटी में एवे में हूँ। तो आपके बुलावे पे आज मैं आया हूँ। गौर सिटी 2 एक इलाका है जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एरिया में आता है। जैसा कि मैं इसी एरिया से आपके लिए ये पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ, तो भास्कर जी को मैंने आज खास बुलावे पे बुलाया। इन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हमारे पास आए हैं। ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस को भी होल्ड करते हैं, जैसा भास्कर जी ने बताया है। तो मैं उसी सब्जेक्ट पे इनसे बात करने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होता क्या है और किसी भी सोसाइटी के लिए इसका क्या योगदान होता है और इसमें आने वाले टाइम में इसमें क्या खामियां हैं, कितने हर्डल्स आते हैं और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस होने के नाते, उसके प्रेसिडेंट होने के नाते ये डिटेल में भी आपको बताएंगे कि अपार्टमेंट कैसे रन होती है और जो बाहर के लोग जो हमारे इस एरिया में आकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और आगे वो किस तरीके से उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वागत है भास्कर जी। मैंने पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे इस विषय में जी, तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन 2009 में एक अपार्टमेंट एक्ट की शुरुआत की गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट ने 2009 में, मतलब बिफोर रेरा शुरुआत किया है, 2014 से पहले। और ये बेसिकली जो हाई राइज बिल्डिंग है उन्हीं में बनता है, क्योंकि दो तरीके चीजें होती है। जैसे कि लो राइज बिल्डिंग, जिसको आप 4 मंजिल की बिल्डिंग मानते हो। हाँ, वो 4 मंजिल बिल्डिंग मानते हैं, उसमें RWA होता है। अच्छा। और जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें एवे होता है, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बनती है। तो इसकी भी प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रिया की जैसे ही होती होगी? इसमें बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट ने रखा है कि मैक्सिमम 10 मेंबर भाग ले सकते हैं एक सोसाइटी से मिनिमम 10 मेंबर भाग ले सकते हैं। 4 इसमें पद होते हैं जी, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इस तरीके से 4 पद होते हैं। बाकी 6 जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया है कि एक असिस्टेंट ट्रेजरर, एक असिस्टेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के पद होते हैं। इसकी प्रक्रिया भी प्रॉपर चुनाव होता है और उसमें अपार्टमेंट ऑनर्स के जो ऑनर होते हैं वही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वही वोटिंग करते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आप सेलेक्ट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मुझे डिटेल में बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस को आप होल्ड करते हैं और ये किस इलाके में है? मैं दिव्यांश फ्लोरा में रहता हूँ और दिव्यांश फ्लोरा गौर सिटी 2 में है। अच्छा। तो उसमें अभी हमारा जो चुनाव हुआ था 13 अप्रैल 2025 को चुनाव हुआ था। इसमें हम 10 मेंबर चुन के आए थे और आगे क्योंकि हमारा जो हैंडओवर की प्रक्रिया 2021 में हम सबसे पहले बिल्डर से हमने। इट मीन्स कि मतलब जैसे आप चुन के आते हो, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि डेवलपर जो है वो आप लोगों को हैंडओवर दे देती है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम चुन के आते हैं उसके बाद पहले तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होती है। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन होता है जो जिसका हमारा तो ये अधिकार क्षेत्र में आता है मेरठ के। राइट। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो अपार्टमेंट ओनर चिट फंड में होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरी डिटेल देनी पड़ती है, कितने लोग हैं, कैसे चुन के आते हैं, सारा डाटा एक वकील के थ्रू हम उसको कंसल्ट। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ये प्रक्रिया जस्ट लाइक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सेलेक्ट होकर आते हैं और आपका रजिस्ट्रार के यहाँ जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ता है खुद को और फिर आप उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपने अपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनको आप
रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सर डिटेल में ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे अगले अंक में मैंने दर्शकों से वादा भी किया था कि जो हमारा ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, इनकी फाइनेंशियली डिसीजन तो आप ही लोग लेते होंगे या जो भी मेंटेनेंस एजेंसी होगी उनके साथ मिलके लेते होंगे? हाँ, अभी हम लोगों का क्या प्रक्रिया होती है कि हैंडओवर लेने के बाद IFMS जो होता है जी, वो हम बिल्डर से लेते हैं जी, और बिल्डर से IFMS मतलब इंश्योरेंस फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, जो कि बायर ने पहले से ही बिल्डर को दे रखे हो। बिल्कुल, राइट ना? बिल्कुल। जो पहले ही हम दे चुके हैं। इसमें एक पॉइंट समझने वाला विषय है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं एज ए बायर, तो वो रजिस्ट्री से पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट जिसको IFMS के रूप में हर प्राइस लिस्ट में इंगित होता है, वो वही कंपोनेंट है जो RWA को होल्ड करता है, या RWA या AO को मिलता है। राइट। और उसमें भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे केस में बिल्डर तो कोशिश करता है कि अधिक से अधिक पैसा काट के दे, वो जितना कोशिश करता है। बट हाँ, यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर बिल देखना पड़ता है, बिजली का कनेक्शन देखना, बिजली के का बिल देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग, चूँकि अपार्टमेंट ऑनर जो है खुद में हमारी जैसे छोटी सोसाइटी है, तो हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी इनकमिंग कम। ओके। हमारी इनकमिंग गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं, हम इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हमारा जो सपोर्ट है वो बेसिकली जो अपार्टमेंट ऑनर का मेंटेनेंस आता है वही मिलता है। अच्छा, जो कि लगभग हमारे जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी है कि लगभग 2 से ढाई रुपए के आसपास, 3 रुपए के आसपास होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और ये कलेक्शंस ये पर स्क्वायर फीट पे होता है। पर स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया हमारे फ्लैट का होता है उस पे 2 से ढाई रुपए पर स्क्वायर फीट सभी अपार्टमेंट से लिया जाता है। थ्रू बिजली मीटर से भी लिया जाता है या थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन के माध्यम से भी लिया जाता है? दोनों है। कुछ लोग कहते हैं, चूंकि ये जो एक मुद्दा है, मैं ऑनलाइन इसको नहीं बोल सकता। कोई नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको। तो इसमें सर सबसे बड़ा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इसका टेक्निकल पार्ट ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ही होती है, या वो जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, या गवर्नमेंट की होती है? नहीं, उसकी जो हैंडओवर के बाद जी सारी जितनी जानकारी है वो सारी हम क्या कहते हैं, सारी AOA की होती है। चाहे वो सिक्योरिटी हो, मेंटेनेंस हो, पानी हो, बिजली हो, हर चीज AOA को ही देखना पड़ता है। अच्छा, सारी चीजों की निगरानी आपको ही देखनी बिल्कुल, सब कुछ। इट मींस कि मैं ये समझ सकता हूँ कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के माध्यम से उस सोसाइटी की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखने में प्रतीत होता है, लोग अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आते तो हैं, लेकिन उनको एक भय दिखा दिया जाता है कि अपार्टमेंट एक बड़ा टेक्निकल है, इसके कैंपस के अंतर्गत पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा होता होगा, ये होता होगा, ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। जनरली एक डॉग्स का भी आ रहा था कि कुछ लोग पेट रखते हैं अपने घरों पे, तो उनका भी एक आता है कि वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं, या कई सारे मसले आते होंगे, आपको रात भर कॉल भी आते रहते होंगे, कोई लड़ाई कर, तो हर वक्त आपको एक मुस्तैद रहना पड़ता है। तो इसके एवज में आपको कुछ मिलता है या सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप सर्विसेज देते रहते हैं? नहीं, ये जो AOA है जी, ये सिर्फ सेवा करने के लिए होती है। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा सामाजिक तौर पे हैं, इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में, तो आप सेवा करें सोसाइटी की, उसके एवज में कुछ मिलता नहीं। और मेरा ये मानना है कि कुछ लेना भी नहीं चाहिए आपको। अगर आप सेवा करने आए हो, आपके मन में ऐसा है, तो आप लोगों की सेवा करो, लोगों को सुविधाएं दो। जो पैसा आपको मेंटेनेंस के रूप में मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगाओ। ठीक, मतलब सोसाइटी का हॉर्टिकल्चर से लेके सब कुछ हम लोग सिक्योरिटी से लेके सारी चीजें मेंटेन हम लोग खुद करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने सोसाइटी मेंटेन की है। मैं गौर सिटी 2 की बात करता हूँ। अगर आप दिव्यांश फ्लोरा की बात करेंगे गौर सिटी 2 में, तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगा, सेल रेट, वो दिव्यांश फ्लोरा का होगा। सबसे ज़्यादा उसका जो रेंट होगा वो भी दिव्यांश फ्लोरा का होगा, क्योंकि दिव्यांश फ्लोरा छोटी के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। भास्कर जी, मैं ऐसा समझ सकता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी वेल मेंटेन होती है, हमारे भास्कर जी जैसे
कई अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हैं जो उसको मेंटेन कर रहे हैं। हर सोसाइटी का अलग अलग अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन होता होगा, ऐसा है ना। तो जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जिस सोसाइटी को बेस्ट मेंटेन करते हैं तो उस सोसाइटी की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हमारे कस्टमर ही मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल। तो वो कस्टमर वहाँ पे फ्लैट ओनर होते हैं जिन्होंने डेवलपर से फ्लैट लिया हुआ हो और अपने फ्लैट को गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया हुआ हो, एक्चुअल ओनर वही होता है। एक्चुअल ओनर, और वही ओनर जो है आपके माध्यम से आपको अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन चूज करता है और उसको आप मेंटेन करते हैं। तो उससे भी प्रॉपर्टी की प्राइस में फर्क पड़ता है। जैसे अभी कई सारी लग्जरी प्रॉपर्टी आई है अभी दिल्ली एनसीआर में, तो लग्जरी प्रॉपर्टी में मैं ये देखता हूँ भास्कर जी की कई सारी एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे CBRE हो गया, JLL हो गया, इस तरीके की एजेंसी भी सोसाइटी को मैनेज करती है। तो ये क्या चीज़ है इसमें और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जब बनता है तो वो लोग एक्चुअली आप एक लेवल तक अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे इसमें क्या है, आपको पैन नंबर, टैन नंबर, GST, आपको ये देखना है कि हमारी सोसाइटी कहाँ पे आ रही है, किस में। जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि अगर 20 लाख के नीचे आपका मेंटेनेंस आ रहा है तो आपको GST सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको जो आप मेंटेनेंस पे कर रहे हो उस पर GST देना है। अच्छा, 7,500 रुपये का एक वो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप 7,500 रुपये से कम मेंटेनेंस पे कर रहे हो किसी सोसाइटी का तो आपको GST पे करने की ज़रूरत है। एक कस्टमर के लिए ये बड़ा टेक्निकल विषय है कि अगर ये ऑनर है और इन्होंने अपने अपार्टमेंट में मान लिया जाए 1,000 या 2,000 स्क्वायर फीट का इनका फ्लैट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेते हैं, 1,000 स्क्वायर फीट जनरली 2 BHK का फ्लैट माना जाता है, 1300-1400 स्क्वायर फीट 3 BHK का और 2,000 स्क्वायर फीट के आसपास में 4 BHK का फ्लैट माना जाता है। तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इट मीन्स कि जैसे 2-2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लेते हैं तो वो जो रकम होती है वो 7,000 से नीचे है तो उस पर GST नहीं लगती, राइट ना? बिल्कुल, यही मैं समझ सकता हूँ मोटे तौर पे। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है जो बाहर से देखने में लगता है कि यार हमारे मेंटेनेंस पे भी GST लगती है कि नहीं लगती है। तो भास्कर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी हमको। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये प्रक्रिया तब भी शुरू होती है जब हमारी सोसाइटी या आपकी सोसाइटी किसी की भी हो, जब वो एवे उसकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी 5 साल के लिए होता है। 5 साल पूरे होने के बाद आपको दोबारा सेम प्रक्रिया अपनानी है, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपको यूज करना है। अच्छा, जैसा आपका जो सवाल था कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनीज हैं जो आती हैं वो कैसे क्या करती हैं, तो उसमें मैं बताऊं कि हम इनको हायर करते हैं, क्योंकि ESI PF देना जो हम यह एक रूल है कि अगर आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 से ऊपर है, तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको उनका ESI PF जो है काटना है। अब चूंकि इतनी बड़ी लाइबिलिटी कोई भी सोसाइटी का जो लोग, क्योंकि सभी वर्किंग होते हैं कहीं तो सब लोग अपने ऊपर नहीं लेते, वो इसके एवज में क्या करते हैं कि एक कंपनी को किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट को हायर कर लेते हैं और वो उस सोसाइटी को चलाती उस एवे के अंडर ही है। सारी जो जानकारी होगी, जो पेमेंट मिलेगी, वो सब एवे की तरफ से ही मिलेगी, लेकिन वो सोसाइटी को पूरा मेंटेन करेगी। जितने एम्प्लॉइज होंगे उनका ESI PF सब कुछ वो जमा करेगी। मतलब जो भी टेक्निकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, उसको सारे कंप्लायंसेस को थर्ड पार्टी एजेंसी उसको देख लेती है। अच्छा, मैं भास्कर जी एक और सवाल पूछना चाह रहा था, मन में आ रहा था बार बार कि जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का जो एक अलग अपना सिस्टम होता है, वहाँ पे मुखिया के द्वारा सारा चीज़ें मैनेज होता है, प्रधान के द्वारा मैनेज होता है, आप लोग भी शायद जानते होंगे। यहाँ पर उसको AOA के माध्यम से मैनेज करते हैं। तो AOA का संपर्क जो है बाहरी दुनिया से भी होती है या इंटरनली ही वो अपने उसमें बिजी रहते हैं? जो मैंने अभी तक अनुभव किया है अपना, कि जब हम AOA में आते हैं तो लोग, बाहरी दुनिया वाले लोग हमसे संपर्क करना शुरू करते हैं। हाँ। चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई NGO के लोग हों या कोई हॉस्पिटल्स वगैरह के लोग हों, वो अपना कोई कैंप किसी को लगाना है, किसी को अपना वोट बैंक तैयार करना है, कुछ करना है, तो बाहर के लोग अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, आपसे अप्रोच करना शुरू। हाँ जी, बिल्कुल। और ये जो
फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आपके लगातार इंडिया में तो लगभग हर दिन फेस्टिवल होता रहता है। तो इस फेस्टिवल में को भी आप लोग ऐसा सुनने में आया, देखने में आया कि बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो इसको कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? कुछ तो इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे जो नेशनल पर्व हैं जिनको हम 15 अगस्त या 26 जनवरी जिस कहते हैं, इनको तो एवे के फंड से ही हम मैनेज करते हैं। और बाकी के बहुत सारे जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा आता है और अभी आपका जन्माष्टमी शुरू होने वाला है, तो इन सब पर्वों के लिए हम अपार्टमेंट ऑनर्स जो होते हैं उनको अप्रोच करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। उनको एक डिटेल्स अपना देते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, उनके सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर हम इस प्रक्रिया से जाते हैं तो इतना खर्चा आएगा, और अगर उनका अप्रूवल मिलता है तो उस प्रक्रिया से जाते हैं, नहीं तो जो बेस्ट पॉसिबल होता है। स्पॉन्सर से भी मिल जाता होगा आपको? हाँ, उसमें क्या है कि जो अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए आ गई, मतलब अपने एडवर्टाइज के लिए, स्टॉल लगाने के लिए, तो उस पैसे से भी हो जाता है। लेकिन वो इतना पैसे नहीं आते कि हमारा सारा खर्चा निकल जाए, तो इसलिए अपार्टमेंट ऑनर इसमें करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। अब हम ये फील करते हैं कि अगर सोसाइटी में लोग समझदार हैं तो एक रहने का अलग ही मजा आता है। जैसे हम बहुत बड़ी बात कही है भास्कर जी ने कि सोसाइटी में रहने का एक अलग ही मजा आता है। यहाँ एक सोसाइटी ही नहीं होता है, एक पूरा एक समूह बन जाता है, जिससे एक दूसरे का कनेक्शंस होता है। इसमें आप पिलर का काम करते हैं। तो ये लोग जो जिन्होंने अलग थलग करके कहीं प्लॉट लिया हुआ है, कहीं 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाई हुई है, उनकी लाइफ स्टाइल और सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर होता होगा। बहुत अंतर होता है। देखिए, हम सब जब कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि हम कहीं भी रहें बट हमारा परिवार हमसे हमारे पीछे सुरक्षित रहे। और सोसाइटी में सबसे बड़ा जो मतलब बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम कहीं भी रहें, चाहे हम गुड़गांव नौकरी कर रहे हैं या हम बाहर जा रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, टूरिंग पे हैं, पीछे हमारा परिवार सुरक्षित होता है, सिक्योरिटी होती है, पानी की परेशानी नहीं है, बिजली 24 घंटे है, सब कुछ, कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं। आपको आसपास क्या कहते हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टोर है, सब है, और साथ में एक ग्रुप भी बन जाता है। और जब यही चीजें हम अलग करते हैं तो वहाँ बहुत सारी परेशानियां है कि हमें समय पे बिजली, मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि इसी बेसिक रीजन की वजह से हमारे दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। जितने अमाउंट में आप एक गार्ड को सर्विस देके अपनी सिक्योरिटी को करेंगे, उससे कम अमाउंट में, उसके कम पैसे में आप मेंटेनेंस एजेंसी को उतने से 2-2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आप पेमेंट करके वो फैसिलिटी ले सकते हैं, जो फैसिलिटी आप शायद 2-4 गार्ड रख कर भी अपने इंडिविजुअल बिल्डिंग में नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों का, पब्लिक का जो रुझान है वो अपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाता है, जो बाहर के पब्लिक है। उसका सबसे बेसिक रीज़न जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी एक हो गई, दूसरा ये फेस्टिवल्स वगैरह सब मिलके मनाते हैं, तीसरा ये हो गया कि पैसे की भी कम खपत होती है, चौथा ये हो गया कि आप ऑन कॉल सर्विसेज सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल हैं, तो आपने ऑन कॉल सर्विसेज दे दी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो ये तो चलो अच्छी बातें रही है, इसमें निगेटिव चीज़ें क्या आ रही है निकल के कि यार इसमें आपको क्या समस्या आती होगी आने, मतलब वो भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या समस्या आती होगी इन सब चीज़ों में। जैसे आप मेंटेन करते होंगे, इतने सारे लोगों को मेंटेन करना, तो आप एक तरीके से समझिए कि आपके सोसाइटी में, मैं आपको अगर एक आकलन लूँ तो कितना फ्लैट होगा? तो हमारे यहाँ इस समय 466 फ्लैट है और 466 फ्लैट में, मतलब मैं अभी ये जानकारी दे दूं आपको कि ये 466 फ्लैट के अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कोई छोटा मोटा गांव जो है वो भी इतनी फैमिली का नहीं होता है, और एक बड़े गांव की बात करूं तो 1000-1200 के फ्लैट वाले भी सोसाइटी होंगे आपके। बिल्कुल बहुत। तो ऐसे सोसाइटी भी है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा गांव 2-4 टावरों में ही सिमट जाता है, और उसको आपको मैनेज करना होता है। बिल्कुल, बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम होता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रांत से लोग हैं, समस्याएं आती हैं। कोई अपने घर से रोटियां नीचे डाल देता है तो नीचे वाला परेशान है जिसकी बालकनी में गिरता है, या कुछ लोग अब गाड़ियाँ स्पीड में लेके सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि छोटे बच्चे घूम रहे हैं, बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं। तो इस तरह अब कुछ, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले डॉग के बारे में बात की थी, तो ऐसे भी लोग हैं जो
डॉग पालते हैं, काफ़ी शौकीन लोग हैं। अब अगर उनको ये बोलो कि आप प्यार से उनको बोलो कि मजल लगा लो, तो वो उस चीज़ को ईगो पे लेते हैं, वो सुनते नहीं इन सब चीज़ों के। कि भाई हो सकता है आपके पड़ोसी को काट ले, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, रोज खाना खा रहे हो, उसी को काट ले, और आप ही को डॉग काट ले। तो फिर ये समस्या उत्पन्न ना हो, किसी को बाधा ना हो, थोड़ी सी देर के लिए आप अपने घर से निकलिए, मजल लगाइए, बाहर ले जाके ओपन कर दीजिए, फिर वहां से जब लाइए गेट के पास मजल लगाइए, अंदर ले आइए। उससे क्या है कि सोसाइटी में लोग सुरक्षित होंगे, आपका पड़ोसी सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे, आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है। मतलब आप अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हो जी। देखिए हुआ क्या है कि दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग आकर यहाँ पर घर लिए हैं, अभी मतलब 2014 के बाद ही लगभग अपार्टमेंट का कल्चर आया है। उससे पहले तो 4 मंजिल RWA का कल्चर था। जी। तो बहुत डिफरेंट लोकेशन से लोग आकर यहाँ पर घर लेते हैं, और वो डिफरेंट वातावरण से आकर यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी आकर एक जगह रहते हैं, अपने अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार करते हैं। फिर भी मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहूँगा कि हमारे जो सम्मानित साथी ने बताया है आपको, उसका ध्यान रखेंगे। बाहर की कंट्रियों में इसका ध्यान रखा जाता है, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो सोसाइटी को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। गाड़ी तेज ना चलाएं, बच्चों का ख्याल रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। वैसे भी बड़ी शांति होती है, मैंने सुना है। पेट का भी ध्यान रखें तो बहुत अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है। खूबसूरत सा शहर का निर्माण भी हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी सिविक सेंस में बदलाव लाएंगे तो आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा वातावरण इस देश के लिए भी बना सकते हैं, और ऑर्गेनाइज होकर हम आगे बढ़ भी सकते हैं। और अपार्टमेंट में ही मैंने देखा है कि जिन्होंने 2 BHK से अपार्टमेंट में एंट्री किया था, आज वो 4 BHK की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके बच्चे भी ऑर्गेनाइज हो गए, उनको ट्यूशन की सुविधा उसी सोसाइटी में मिल जाती होगी, उनको मेडिकल की सुविधा मिल जाती होगी, उनको किराने की दुकान की सुविधा मिल जाती होगी, और अच्छे ऑर्गेनाइज होकर लोग रह रहे हैं। इवन फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, क्लब वगैरह, वो सारी चीज़ें तो होती ही सारा कुछ है, क्लब है, स्विमिंग पूल है, और इवन अगर मैं और क्या क्या होती है आपके सोसाइटी में, किस तरीके की सुविधाएं होती है? मैं अगर अपनी सोसाइटी की बात करूं तो मैं पर्सनली खुद अपने सोसाइटी में मेडिकल बैंक चलाता हूं। तो जिसको जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो उसको जो मेडिसिन वगैरह है जिनके पास बच जाती हैं, वो हमें दे जाते हैं। उनको पता है, क्योंकि इस चीज़ें मैं कोविड से के टाइम से ही कर रहा हूँ, तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हम उसको फिल करके हमेशा रखते हैं। अचानक क्योंकि इमरजेंसी बहुत पड़ती है, हमारा एक अपना ग्रुप है, सिर्फ इमरजेंसी का ग्रुप है दिव्यांश फ्लोरा का, कि इन बिटवीन रात को आपको 24/7 कभी भी ज़रूरत हो, आप उस ग्रुप में डालिए, आपको 10 लोग तुरंत जो है मदद के लिए पहुँच। बड़ी खूबसूरत बात। और ये जो है, ये हमारे सोसाइटी का सबसे सुंदर चीज़ है कि किसी को भी कोई परेशानी होती है तो 5 मिनट में उसको उस चीज़ के लिए, मतलब कि पूरी सरदर्दी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को मिल जाती है, और उसके बाद ये सारे लोग अपने तरीके से सोसाइटी में रहते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं, अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ को जीते ही है। तो इट मीन्स कि अपार्टमेंट लेने से एक बहुत बड़ा लाभ आपकी क्वालिटी लाइफ पे भी पड़ता है, और आपकी इमरजेंसी के लिए सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ पूरा 450 लोगों का परिवार होता है, और आपके एक क्लिक पे 450 लोग कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं, तुरंत हर किसी को आपको कोई ज़रूरत है तुरंत फ़ोन करो या मैसेज करो, लोग नीचे आ जाते हैं। तो एक बार मैं ऐसे जनरली मैं बात बता रहा हूँ कि एक बार मेरे ऊपर किसी ने बाहर की किसी आदमी ने अटैक किया गेट के पास, और 5 मिनट के अंदर कम से कम 50 से 60 लोग ने उसको पकड़ लिया, फिर उसको हम लोग पुलिस में लेके गए। तो ऐसा है, बहुत सपोर्टिव होता है हमारे सबके। ये वास्तविक घटना बता, ये वास्तविक घटना मैं बता। देखिए, एक तरीके से आपको सिक्योरिटी भी मिल सकता है, आपको एक अनवांटेड थ्रेट भी नहीं मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने और देखा है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इलाकों में स्टेटस सिंबल भी हो जाता है, यहाँ पे तो सबका मान बराबर ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ हम मैं बताऊँ तो हमने कभी यहाँ समझा ही नहीं कि ये पांडे हैं, वो यादव हैं, वो मतलब जाति का भी भेद मिट गया, जाति का भी भेद मिट गया, फाइनेंशियली भी आप इक्वल हो गए, सिक्योरिटी के रूप में भी आप प्लस हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट की जो निस्वार्थ सेवाएं हैं वो तो आपको मिल रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें RWA का और या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का बड़ा ही खूबसूरत है, जो दिल्ली NCR में ऑलरेडी फल फूल रहा है। इवन
छोटे छोटे शहरों में भी अब RWA की सिस्टम चल पड़ा है, शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि इन सिस्टम को, इन मैकेनिज्म को लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सुझाव है वो हमारे चैनल्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। और भास्कर जी, आप खास करके अपने मतलब पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कि RWA में और क्या चीज़ की सुधार की जा सकती है और इसमें क्या चीज़ लाया जा सकता है जिससे कि एक अलग लेवल पे इसका जाए, इसका मैसेज सोसाइटी में? मैं कहना चाहूँगा ऋषि जी कि सोसाइटी में देखिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे हम ग्रीन की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें सोच सकते हैं कि हमें सोलर पैनल से बिजली बचानी है, तो अगर आप सोलर पैनल से के ऊपर जा सकें सोसाइटी के लिए तो बहुत अच्छा है। और गंगा वाटर, अगर उसके लिए हम सब लोग मिलके गंगा वाटर लाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कब तक हम ज़मीन से पानी निकालते रहेंगे। और बाकी बहुत सारी आप सुविधाएं कर सकते हैं। बड़ी अगर सोसाइटी है तो आप मतलब जो आजकल बहुत अच्छे रिक्शा चले हैं जो लोग चला रहे हैं काफ़ी जगह पे अपने बुजुर्गों के लिए ले जाने के लिए, जो बड़ी सोसाइटी है। तो छोटे में तो नहीं होता, बड़ी में भी ऐसा हो सकता है। लोग कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए, उनको बैठने के लिए जगह अच्छी से दे दें बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उन्हें एक एकांत चाहिए होता है, जो मैं देखता हूँ कि बहुत कम सोसाइटी में इस तरह के लोग कर रहे हैं। वो होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि मैं जहाँ तक समझ पाया, स्पिरिचुअल के लिए भी आप अच्छी प्लेस बना सकते हैं। दूसरा, आप सोलर पैनल के माध्यम से पूरे टावर को आप उजाला दे सकते हैं, पूरे एरिया को उजाला दे सकते हैं। हमारा एक सुझाव है आप RWA वालों को कि आप ना वर्टिकल गार्डन की तरफ भी बढ़िए। कई कंट्री में मैंने देखा है कि जो भी खाली जगह है, चाहे वो दीवार ही क्यों ना हो, उस पर भी पेड़ लगा दिए गए हैं, उसको ताकि ऑक्सीजन की और बाकी सारी चीज़ों की कमी नहीं होती। क्योंकि पेड़ कट गए हैं, बिल्डिंगें बन गई है, तो आपस में अंदर की सोसाइटी को भी हॉर्टिकल्चर्स में अच्छा सजाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसको कोशिश भी करेंगे। एक बार हमें जो भी खाली जगह है पता करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अथॉरिटी का रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप बाहरी दीवारों पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग घरों में काफ़ी लोग हैं कि अपनी खिड़की में ग्रिल लगा लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो अथॉरिटी की तरफ से तो ये चीज़ मना ही है, मगर लोग करते हैं। काफ़ी जगह में चीज़ों में नुकसान। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ खूबसूरत और बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं। तो बिल्डर की मनमानी लिफ्ट को लेकर अब मैं इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपर के द्वारा बनती है, राइट? डेवलपर से कस्टमर उसको परचेज करता है, फिर कस्टमर उसकी रजिस्ट्री कराता है, फिर वहाँ पे उसको पोजीशन मिलती है। पोजीशन मिलने के बाद डेवलपर फिलहाल 1-2 साल तो डेवलपर ही मेंटेन करता है उसको, ऐसा है? बिल्कुल। और 1-2 साल डेवलपर जब मेंटेन करता है तो डेवलपर कई बार अन्य प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि डेवलपर कोई अन्य प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से एक समस्याएं उत्पन्न होकर आती है कि लिफ्ट में कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ गई, कभी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ गई, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती है, जिसके कारण से एक आम कस्टमर, आम जो लोग हैं, उनको बड़ा डिफिकल्ट सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपने कोई गाइडलाइन बनाई होगी कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल ऐसा है। इसमें हमने देखा है काफ़ी बिल्डर्स के बारे में। मैं क्लियर बोलूँगा कि बिल्डर्स थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो उस तरह के चीज़ों को ध्यान नहीं देते। सारे बिल्डर लापरवाह नहीं होते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो कि आपको सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपने क्लियर गाइडलाइन दी होगी, नहीं देनी चाहिए। क्या है कि वो थोड़ा सा पैसा खर्च करने में पीछे हटते हैं, नहीं तो सोसाइटी को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, शुरू से ही बनाया। मैं डेवलपर को भी कहना चाहूँगा कि RWA की और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को मदद करें, उनको एक खूबसूरत, क्योंकि आपके नाम से ही वो प्रोजेक्ट बना है और वो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट बन के आया है जिसका कि आप अपने सेकंड प्रोजेक्ट में एग्जाम्पल के रूप में देते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो मैं डेवलपर भाइयों को भी कहना चाहूँगा, जिनके साथ मेरा आमना सामना होता है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को उनकी, आपकी सोसाइटी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनको ज़रूर मदद करें, ताकि वो सोसाइटी की अलग अलग समस्याओं से जूझ सकें और उसको कंप्लीट सुधार सकें।
नहीं तो ये इनका जो बिल्डर का होता है, ये काफ़ी चीज़ों में इसलिए लापरवाही भी करते हैं, जैसे सिक्योरिटी का हो गया, लिफ्ट का हो गया। अभी लिफ्ट की काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो यूपी सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक एक्ट निकाला कि आपके पास जितने लिफ्ट हैं उनको आपको लिफ्ट की जो समस्याएं आती है, ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी सोसाइटी को, क्योंकि हम लिफ्ट के माध्यम से ही 20 मंजिल 15 मंजिल की बिल्डिंगों पे जाते हैं। उसकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, बिल्कुल, और उस कानून के अंतर्गत वो सारे लिफ्टों को लिया गया। बिल्कुल। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी बात है सर। इसमें ऐसा किया है क्योंकि इसको मैंने खुद रजिस्ट्रेशन किया, अपने जो हमारे यहाँ लिफ्टें हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैंने खुद किया। मैंने वहाँ के डायरेक्टर से भी बात की थी कि मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि हम जो ये कर रहे हैं किस लिए। उनका बड़ा नॉमिनल फीस है, पर लिफ्ट 5,000 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो उनका ये कहना है कि इसमें जिम्मेदारी जो है सबसे ज़्यादा लिफ्ट की, जो लिफ्ट मैन्युफैक्चरर है जो चला रहा है उसकी सबसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि एक टाइम के बाद आज हर चीज़ अपग्रेड होती है, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं। राइट। तो वो टाइम टू टाइम आप उसको कस्टमर को बताना है क्योंकि सेफ्टी उसी पे है भाई। हम मोबाइल खरीदते हैं, आज ये अपग्रेड करते हैं, जैसे होता है, ये वर्जन है, वो वर्जन है। बाद में पता चला कि अगर हम उसी मोबाइल के साथ कंटिन्यू 7 साल रहे, 6 साल रहे, उसके बाद अपडेट आना बंद हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे मोबाइल डाउन होता जाता है। तो वो सेम लिफ्ट के साथ भी है। लिफ्ट में भी चीज़ें क्या है कि चलती रहती है। तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है, जैसे आपकी सोसाइटी को डिलीवर्ड हुए 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है कि 15 साल के बाद ये पूरे मशीनरी को चेंज कर दिया जाएगा, इसकी टेक्निकल चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा, या उसी को कंटिन्यू किया जाएगा? ऐसी कोई गाइडलाइन है हम लोग प्रथम दृष्टि में दिख रहा है? अभी तो हम लोग इस पे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे गाइड से लिफ्ट के मामले की बात करूं तो लिफ्ट में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि उसका थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अभी क्योंकि इनका जो है 15 साल का इनकी वो होती है, लाइफ ही होती है, और 15 साल इनकी गारंटी वारंटी भी होती है। तो 15 साल तक तो चलाना है, उसके बाद अगर कुछ बीच में कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी तो उस पर हम आगे करेंगे। और जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो लाइफ टाइम वैलिड है, उसमें अगर सपोर्ट नहीं करता है लिफ्ट मैन्युफैक्चरर तो उस पर पेनाल्टी बहुत बड़ी है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भास्कर जी ने दी है। और एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में अपार्टमेंट एसोसिएशन के क्रियाकलापों को समझाया है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी समस्याओं को इसी तरह लाते रहें पे हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम आम दर्शक को भी ये बता सकें कि हमारी समस्याएं क्या है और इसका समाधान क्या है। और अगर मैं दर्शक से यही चाहूँगा कि मैं कंप्लीट भी नहीं हूँ, ना भास्कर जी कंप्लीट है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। अगर आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी हमें अगर लिख कर देंगे तो मैं डेफिनेटली दोबारा भास्कर जी और भास्कर जी जैसे लोगों को दोबारा इस पॉडकास्ट में शामिल करूंगा, और निश्चित ही उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे समाधान की तरफ बढ़ा जाएगा। इसमें गवर्नमेंट के भी कई अधिकारी जुड़ेंगे, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट तक भी ये बातें पहुँचाई जाएगी कि आप अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को क्या क्या सुविधाएँ अपने माध्यम से दे सकते हैं। आखिरकार आपका ही वोटर है और आपका ही नागरिक है जो उस अपार्टमेंट में और उस सोसाइटी में रह रहा है। तो मैं सही कह रहा हूँ कि मैं अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की तरफ से आप भी ये अपील करें कि डेफिनेटली कोई समस्याएं अगर आती है तो वो समस्याएं हमारे चैनल में कमेंट सेक्शंस में इसको दिया जाए। बिल्कुल। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी जो भी, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानकारी हो सकती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें और आप बताएं।